अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्राइटेरियन टेलीविज़न नेटवर्क के साथ मैं हूं रोहामा यूनिस एंड यू आर वाचिंग प्रोग्राम टुडे विद अवैस खान। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में क्राइटेरियन टेलीविज़न नेटवर्क की पूरी टीम के साथ एनालिस्ट अवैस खान साहब के साथ बर्निंग इशूज़ के साथ और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और सलामत होंगे। नाज़रीन, आज 26 मई 2021 का प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में लाइव पेश करने जा रहे हैं और आज भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, हक़ाइक़ आप तक पहुँचाने ज़रूरी हैं और एनालिसिस भी आप तक पहुंचाएंगे। तो ड्यूरिंग द प्रोग्राम हमारे साथ रहिएगा और पार्टिसिपेट भी ज़रूर कीजिएगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी जो हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। इसी तरह हमारे प्रोग्राम्स को शेयर भी किया करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर प्लेस किया करें। हमारे प्रोग्राम्स का फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें और कुछ सजेशंस देना चाहें तो वो भी ज़रूर दिया करें। नाज़रीन, आज बात करेंगे कुछ मुल्की हालात से मुतल्लिक़। जहांगीर तरीन ग्रुप के बाद एक और जो तहरीक इंसाफ का ग्रुप सामने आया है उससे मुतल्लिक़ भी बात करेंगे। वो कौन सा ग्रुप है, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इन तमाम मामलात का इम्पेक्ट क्या पड़ेगा तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर। और कुछ जो अमेरिका की जानिब से डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें क्या कहा गया है और किस चीज़ की तैयारी की गई थी उन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक। और साथ ही साथ कुछ और भी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, एनालिसिस आप तक पहुंचाएंगे। तो अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अपने एनालिस्ट को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमा। आपको भी, आपकी पूरी क्राइटेरियन टीवी नेटवर्क की टीम को और ख़ासकर उन लोगों को जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स के ज़रिए पार्टिसिपेट भी करते हैं। बिल्कुल अवैस खान साहब, आपको भी प्रोग्राम पर खुशामदीद। अवैस खान साहब, काफ़ी दिनों से जब से इसराइल और फ़लस्तीन का मामला छिड़ा है, हमने हर ख़बर को अपने नाज़रीन तक पहुंचाया है। प्रोग्राम के हर प्रोग्राम में हम सबसे पहले इसराइल और फ़लस्तीन के मामले से आपको अपडेट करते हैं। आज भी इसी मुतालिक बात करेंगे। आपको क्लिप भी दिखाते हैं कि अमेरिका की कुछ खुफिया जो डीक्लासिफाइड दस्तावेज़ात हैं वो लीक हुई हैं और उनके मुताबिक भारत, इसराइल और अमेरिका चाइना और पाकिस्तान पर एटमी हमला करने के लिए तैयार थे। इन डॉक्यूमेंट्स में जो दस्तावेज़ात हैं इनमें ये बातें की गई हैं और भी कुछ बातें की गई हैं। तो ये क्लिप दिखाते हैं, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर एक डिटेल में बात करते हैं अवैस खान साहब से। अब जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, डैनियल एल्सबर्ग, ये बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर फेमस है। 1971 के अंदर जो वियतनाम जंग के लीक पेपर्स हैं उनको पूरी दुनिया के अंदर रिलीज करने के हवाले से अब इन्होंने पूरी दुनिया के सामने, अब ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, इन्होंने कुछ पेपर्स लीक किए हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हर जगह पर गुफ्तगू शुरू हो गई है कि दो ऐसे मुल्क थे जिन पर एटमी हमला करने की पूरी तैयारी की गई थी। नंबर 1 चाइना और नंबर 2 पाकिस्तान। 1958 के अंदर अमेरिका ने प्लान किया था कि वो चाइना पर एटमी हमला कर दे और इसको सफाई हस्ती से मिटा दे और ताइवान को बचा ले। ये इन डॉक्यूमेंट्स में जी नाज़रीन, आपने क्लिप देखा एहसान साहब। कुछ अर्सा पहले जैसे रिपोर्ट में बताया गया, अमेरिका ने ऐसी तैयारी की थी जो कि पॉसिबल नहीं है। चाइना को दुनिया से मुकम्मल ख़ात्मे की वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब भी ये तैयारी की गई है और लीक हुए हैं। पहली बात तो ये कि ये जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये तकरीबन 10-12 साल के बाद मंजर आम पर आते हैं, 20-25 साल बाद, काफ़ी अरसे के बाद। लेकिन ये जो पेपर्स हैं फ़ौरन से मंजर आम पर आ गए। अभी मामला जस्ट सीज़ फायर हुआ है, तो ये ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों है कि तैयारी करके बस छोड़ दिया जाता है, हमला किया नहीं जाता, सिर्फ डराना धमकाना मकसूद है। ये देखें जी, ये 1958 की बात है, ये फ़ौरन बात नहीं है। आज 2021 है, तो कम से कम आप देख लें तो अगर 58 तकरीबन 50-55 साल गुजर चुके हैं, उसके बाद ये डीक्लासिफाइड हुआ। ये बेसिकली होता है कई ऐसे हुए हैं, जैसे 1971 का भी एक वाक़या हुआ जिसमें पाकिस्तान 2 लाख हुआ, तो उसमें भी एक उन्होंने रिवील किए पेपर के डीक्लासिफाई किए, जो कि पहले जो एजेंसीज डिफरेंट काम कर रही होती हैं, जब वो एक काम कर चुकी होती हैं और वो इररेलेवेंट हो जाता है कुछ अरसे बाद वो चीज़, जैसे 1971 को हुआ, अब 2000, तो वो कुछ अरसे बाद फिर उसे रिलीज़ कर देते हैं, ताकि जब वो देखते हैं कि इसको रिलीज़ करना उनके लिए इतना इम्पॉर्टेंट या ख़तरनाक नहीं होता, या जो उस वक़्त प्राइवेट उसे आप समझें कि उसे इंतहाई प्रोटेक्टिव उस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। तो फिर कुछ अरसे के बाद जब उसकी पॉलिटिकल या जियोपॉलिटिकल या उसकी जो चीज़ें होती हैं उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रहती, तो वो डीक्लासिफाई की जाती हैं। तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। ये नहीं है कि अमेरिका की तरफ से, ठीक है, हर कंट्री
जब सिचुएशन डेवलप होती है, जो जितने भी मुखालिफ कंट्रीज़ होते हैं, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से भी इस तरह की कई चीज़ें डेवलप हुई पास में। जैसे 2019 के अंदर ही आप देखें कि एक हद तक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जब इंडिया बिल्कुल बेबस हो गया, हमारी एयरफोर्स ने बिल्कुल उनको बेबस कर दिया। तो वो फिर जब उन्होंने देखा कि हम बेबस हो गए और पाकिस्तान जो है ये हमें और डैमेज करेगा, तो इससे पहले कि वो उन्होंने हमारे 4-5 शहरों को टारगेट कर दिया, जिसके बदले में पाकिस्तान ने उनके 18 सिटीज़ को टारगेट कर लिया था। फिर अगर पूरी दुनिया को जब पता नज़र लग गया कि होगा तो पूरी दुनिया का इसके इम्पैक्ट होगा। तो एटमी जंग जो भी करेगा, ये नहीं है कि वो दूसरे को ख़त्म करेगा, वो अपने को आपको भी ख़त्म कर लेगा। तो अगर वो उस वक्त 58 में करता तो रूस था उसको काउंटर करने के लिए। तो हर वक्त होता है ना, काउंटर फोर्सेस होती हैं, आप जिस ग्रुप में होते हैं। इसी तरह अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले जब अमेरिका को हमने बटबेर के करीब एक बेस दी हुई थी जहाँ से जासूसी वो करता था रूस की, ये जब अफगान जिहाद चल रहा था रूस के ख़िलाफ़, तो उस सवाल उसमें जब उठा इधर से पेशावर जो बटबेर एक जगह है, उस जहाज़ उठा और उसने वो पकड़ा गया उधर रूस ने। तो उन्होंने जो सदर थे उस वक्त रूस के, तो उन्होंने पेशावर को जो है वो उसको रेड उसके ऊपर सर्कल कर दिया, यानी उसके ऊपर भी एटॉमिक बम करने की तहत उसे ख़त्म करने की, सफ़ा हस्ती से मिटाने की कोशिश की। लेकिन क्या था उस वक्त, चूँकि आप अमेरिका के कैंप में थे, तो अगर वो अगर अटैक होता है तो ज़ाहिर है फिर दूसरी तरह से अमेरिका होता तो पूरी वर्ल्ड वार। तो उस तरह की सिचुएशन डेवलप होती रहती हैं। इसी तरह अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले बहुत क्यूबा का एक तनाज़ा हुआ था, तो उस वक्त भी जो है रूस और अमेरिका के दरमियान जो है एटॉमिक जो मिसाइल एक्सचेंज होने का ख़तरा हो गया था। इवन कोड्स भी एक्सचेंज हो गए थे, इस हद तक चला गया। तो इस तरह की सूरत हाल होती रहती है और इससे पता चलता है कि दुनिया जो है इस वक्त जो है कितनी ख़तरनाक, आप समझें कि जो एटॉमिक बम्स और मिसाइलों के बाद जो दुनिया के अगर कोई छोटी सी गलती भी जो है ना, पूरी दुनिया की तबाही का बास बन सकती है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के जो भी लोग हैं जो कि चाहते हैं कि दुनिया में अमन रहे, इंसानियत की तबाही, क्योंकि ये देखें पहले जंगें होती थी पुरानी, फौजों के दरमियान होती थी, जो फौजें उसमें आम आवाम कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता था। वो फौजें जो जीत जाती थी, बस जो एक बादशाह दूसरी जगह आता था, जो पहले को टैक्स देते था अब नए वाले को देना। आम आवाम ज़्यादातर जो थी महफूज होती थी, उसमें तबाही इतनी नहीं होती थी ज़्यादा, जिस तरह कि अब वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन हो गए हैं, मिसाइल्स हैं, एटम बम। और जो एटम बम 1945 में जो वाहिद 2 मरतबा गिराया अमेरिका है, वो वाहिद मुल्क, बाकी किसी मुल्क ने उसके बाद देखे नहीं, क्योंकि वो डेटरेंस डेटरेंस के तौर पर यूज़ होता है कि कम से कम दूसरा कंट्री जो है डायरेक्ट आपके ऊपर, अगर आप देखें 9/11 के बाद अगर देखें अमेरिका के जिस मकासद है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मकसद जो था अफगानिस्तान में आने का, वो बुनियादी तौर पर 2 थे। एक चाइना को कंटेन करना था और दूसरा पाकिस्तान के एटॉमिक जो एसिड्स थे इनको कंट्रोल करना था। तो वो उसमें किस हद तक कामयाब हुआ देखें, अब वो पता है, अब वो शिकस्त खा के जा रहा है। तो वो कोशिश होती रहती है इस तरह के मामलात करने की, लेकिन आज तक वो सिर्फ जो दूसरी जंग अज़ीम है उसमें सिर्फ वो इस्तेमाल हो सका, क्योंकि उस वक्त और किसी के पास नहीं था, जापान के पास और जर्मनी के पास नहीं था। अगर उनके पास होता तो अमेरिका कभी भी ये जो है एटॉमिक जो है जो बम है वो हिरोशिमा और नागासाकी पर नहीं होता। तो अब चूंकि जब एक के पास एक असला है और दूसरे के पास हो, उनको पता हो कि म्यूचुअली अगर हम यूज करेंगे, जैसे पाकिस्तान इंडिया का केस है या रूस और अमेरिका का था या चाइना और होता, इसलिए अब जो है जंगें जो होती हैं वो डायरेक्ट अब वो नहीं होती, वो अब थर्ड कंट्री, ऐसी कंट्री में जो है वो ये 5th जनरेशन में हमेशा बताता हूँ, ये अफगानिस्तान जैसे कंट्री, शाम, सीरिया, उन कंट्रीज़ में होती है जहाँ पर इस तरह के वेपन्स नहीं होते। उनके पास टैंक, मिसाइल, छोटे ड्रोन वगैरह होते हैं, लेकिन इस तरह के वेपन नहीं जो पूरी इंसानियत को तबाह कर सकें। और जो 1945 में जो अमेरिका ने जो लिटिल बॉय और दूसरा बॉम्ब फेंके थे, अब पाकिस्तान के अंदर भी जो अब वो कम से कम आप समझें कि उससे 1000 गुना साइज के बम्स जो हैं तैयार हो गए हैं। और अगर आप सोचें कि उन्होंने कितनी लाखों लोगों को चंद सेकंड्स में तबाह कर दिया था, और जो अब जो बॉम्ब्स हैं एटॉमिक जो भी न्यूक्लियर पावर्स हैं उनके पास वो 1000 गुना ज़्यादा है जो है तबाहकुन है। तो अगर वो किसी जगह पर गिरेंगे तो कितनी बड़ी तबाही होगी। तो ये तो मैं समझता हूँ कि इससे इस तरह की जंग से इतने सा की मतलब तबाही, ये तो कोई भी नहीं जीतेगा, बल्कि पूरी इंसानियत की शिकस्त होगी। और जो दूसरे पर अटैक करेगा वो उसकी भी जो है सर्वाइवल नहीं होगा, क्योंकि तमाम कंट्रीज़ ने उन्हें सेकंड अटैक कभी किए हुए, ज़ाहिर है एक कर पर हो गया तो दूसरा
दूसरे को भी वो किसी हालत में नहीं छोड़ेगा। तो ये तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई है हमाकत होती अगर ये इस तरह की सिचुएशन किसी भी कंट्री से होती उस वक्त जबकि दूसरे कंट्री के पास भी वो सारी सलाहियत है। हाँ, उस वक्त ये एक ही मरतबा दुनिया में यूज हुआ है जब ये बिल्कुल नया था और किसी के पास शक भी नहीं था, यकीन था 100%। अगर शक भी हो ना किसी के पास, अगर वो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर भी नहीं है, लेकिन ये शक हो कि भाई ये हो सकता है इसराइल के बारे में कि उसको एटॉमिक पावर है लेकिन डिक्लेयर्ड नहीं है, फिर भी लोग जो हैं उसके ऊपर एटॉमिक बम उसको इस्तेमाल करने से हिचकिचाएंगे क्योंकि उसके पास डेटरेंस के तौर पर वो चीज़ अवेलेबल है। तो ये एक डेटरेंस आती है। इसलिए जितनी भी जंगें उनका जो आजकल 5th जनरेशन की तरफ जा रही हैं तो वो डायरेक्ट ऐसी कंट्री जिनके पास इस तरह के हथियार हैं कि वो बहुत बड़े पैमाने पर, यानी कहते भी वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, बहुत बड़े पैमाने पर जो तबाही ला सकते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर हलाकतें कर सकते हैं, जो वो उन कंट्रीज़ के दरमियान जो होती हैं वो जंगें जो है वो एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं पड़ती। जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का भी देख लें और भी चाइना और अमेरिका और रूस और अमेरिका जिन कंट्री के पास भी है, अगर वो लड़ते भी हैं तो वो फिर प्रॉक्सीज के जरिए थर्ड कंट्रीज़ में, जिस तरह जब रूस आया अफगानिस्तान के अंदर तो अमेरिका और उसके अतादी जो है जो अफगानिस्तान के उस वक्त के मुजाहिदीन के उनके ज़रिए लड़ा और शिकस्त दी। तो डायरेक्ट कभी भी कॉन्फ्लिक्ट, डायरेक्ट कभी भी अभी भी जब भी अगर इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट होती है, अगर ये यूज़ हो जाए तो फिर तो पूरी दुनिया की जो है तबाही हो। तो इस तरह के ये डॉक्यूमेंट जिस तरह आपने कहा इस तरह की सिचुएशन होती हैं, ये नई बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये एटॉमिक बम यूज़ नहीं हुए। अगर ये हो गए तो पूरी दुनिया की तबाही है। तो इससे एक बड़ा एक दुनिया को एक मैसेज जाता है समझने के लिए कि अगर आप अपने फ्यूचर अपने नस्लों को सिक्योर करना चाहते हैं तो इस जिसने भी ये एटॉमिक बम बनाया है, ठीक है, मिसाइल हो, एयरफोर्स हो, कोई मसला नहीं है क्योंकि वो एक खास हद तक तबाही मचाते हैं ना तबाही। लेकिन जिसने भी एटॉमिक बम बनाया है, एक तो उनको जो है ना सारी दुनिया जलील करे, उनको धुतकारे और फिर एक कैंपेन चले पूरी जो लोग जो फिर हर वो चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अमेरिका, हर जगह इस तरह के लोग हैं जो दुनिया में अमन चाहते हैं और वो फोर्स करें तमाम कंट्रीज़ को कि वो यूनिलेटरली खुद सारे के सारे, ताकि दुनिया में किसी भी एक कंट्री के पास जो है ना ये न हो एटॉमिक बम न हो, और अगर वो कोई बनाने की कोशिश करे पहले तो ख़त्म कर दिए जाएं ताकि किसी कोई इस तरह की तबाही कर ही ना सके, और अगर फिर ख़त्म करने में कामयाब हो जाएं तो फिर इसको अगर कोई बनाए तो वो उसके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया जो है उसके एक्शन के लिए और जिस तरह यूएन जिस तरह पहले इस तरह होता भी रहे, तो ताकि मेक श्योर करें कि इस तरह का कोई नो, अगर ये नहीं करते तो हर वक्त वो ख़तरा दुनिया पर, वो कहते हैं ना वो तलवार जो है ना लटकती ही रहेगी कि किसी वक्त भी अगर कोई भी गलती करता है या कोई इस तरह का दिमाग फेरा बंदा आ जाता है जो आप समझे कि वो किसी तक वो चला डिसीजन ले ले, वो दुनिया को तबाही पे ले आए, तो क़यामत बर्पा हो सकती है। तो आपको वो क़यामत का वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इतने एटम बम दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं कि अगर आप पूरी दुनिया को 100 मरतबा तबाह करना चाहें तो वो तबाह कर सकते हैं इतनी बड़ी तादाद में। तो इसलिए पूरी दुनिया इस हवाले से, इस खबर के हवाले से जो समझता हूँ कि कंसर्न लोग पूरी दुनिया को अपना शो करना चाहिए और ज़्यादातर लोगों को जो अमन चाहते हैं, जो चाहते हैं दुनिया में इस तरह की जो तबाही न हो, इंसानियत को इस तरह जो इस तरह ख़त्म, इससे तो पूरी इंसानियत का खात्मा हो सकता है पूरी दुनिया में। तो इसको अगर वो ख़त्म करना चाहते हैं इस थ्रेट को, तो उनको एक कैंपेन बड़ी स्ट्रॉन्ग पूरी दुनिया में स्टार्ट होनी चाहिए, और वो अमेरिका से स्टार्ट होनी चाहिए कि पहले वो ख़त्म करें क्योंकि वो सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया था और अमेरिका वाहिद मुल्क है जिसने इस्तेमाल किया। उसके बाद तो बाकी मुल्कों ने तो एज ए डेटरेंट, क्योंकि अमेरिका से फिर थ्रेट था सबको, अगर वो दूसरों पर इस्तेमाल कर सकता है, रूस पर ने लिया, फिर उसके बाद यूके, फ्रांस, फिर उसके बाद जो है इंडिया ने किया, पाकिस्तान, फिर नॉर्थ कोरिया, इसराइल का भी कहते हैं कि है लेकिन डिक्लेयर नहीं किया। तो ये तो डिक्लेयर्ड इतने, मतलब आप समझे 8 कंट्रीज तो डिक्लेयर्ड पावर है। तो इन सब को जो है पूरी दुनिया फोर्स करे और स्टार्ट अमेरिका से करें कि वो इसको बिल्कुल दुनिया से जो है एटॉमिक बम जो है ना दुनिया से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इस तरह के तमाम वेपन्स जो कि चाहे वो केमिकल वेपन्स हैं या बायोलॉजिकल वेपन्स हों, और ये जो तबाही चाहे बड़े पैमाने पर, उनको मैं कहता हूँ कि बिल्कुल एक कैंपेन चलनी चाहिए और
तमाम दुनिया के इंसानों को इसमें जो है अपना आवाज़ भी उठानी चाहिए, इकट्ठे भी होने चाहिए और फोर्स करना चाहिए अपने मुल्कों को जो मुख्तलिफ हल्के हैं, ताकि तमाम एक दूसरे, अगर फ़र्ज़ करें अमेरिका के ख़त्म करें तो जो उसका दुश्मन है वो जाके क्लियर करे, सारे मेक श्योर करे कि भाई उनके पास कोई इस तरह की फैसिलिटी या सलाहियत या बम ना रहे, सबको ख़त्म करे। इसी तरह रूस के तो अमेरिका चला जाए, इंडिया में ख़त्म करने तो हम पाकिस्तान जाके करें, उन्होंने कहा, ताकि 100% दुनिया से जो है वो एटॉमिक बॉम्ब जो है वो इस तरह के और भी वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, केमिकल वेपन वो किसी तरह किसी मुल्क के पास में ना हो, ताकि वो खतरा जो कि हर वक्त लहरा रहा है, लटक रहा है दुनिया पर, कि कोई भी ऐसा बंदा अगर आ जाता है जो दिमाग फेरा या जिसके जो इस तरह के डिसीजन ले, एक होता है ना इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट, तो वो जिस हिटलर टाइप बंदा या और इस तरह बंदा के जो नस्ल कुशी करने पे हो या नफरत की बेस पर, जैसा इंडिया में मुसलमानों के हो रहा है, जिस तरह फ़िलिस्तीन के अंदर इसराइली कर रहे हैं, तो उस तरह की कार्रवाई कर लेगा कि फिर वो पूरी दुनिया की तबाही का बायस बन जाएगी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो इनकशाफात हैं, ये जो डिक्लासीफाई की हैं, ये एक पूरी दुनिया के लिए नसीहत है, मैसेज है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, आने वाली नस्लों के फ्यूचर को सिक्योर करना है, उनको अमन दिलाना है, अच्छी दुनिया देनी है, तो ये जो ये बात मैंने की है इस पर अमली काम करना पड़ेगा। ठीक है वैसन साहब, यकीनन ये बहुत ख़तरे की बात है, हर वक्त ख़तरा लाहक रहता है कि कभी भी कहीं से कोई गलती हो जाए तो दुनिया की मुकम्मल डिस्ट्रक्शन हो सकती है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि जितने भी ममालिक हैं वो इस पर एग्री हो जाएंगे कि तमाम जो एटॉमिक जो ताकतें हैं वो अपने एटम बॉम्ब्स ख़त्म कर दें? क्योंकि आजकल के जो टेक्नोलॉजी का दौर है उसमें जो एटॉमिक पावर है उसको बहुत जो मुल्क है उसको बहुत अच्छा समझा जाता है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग समझा जाता है, और अपने सर्वाइवल और अपने डिफेंस के लिए एटॉमिक पावर होना बहुत ज़रूरी समझा जाता है। तो क्या वो इसलिए ज़रूरी समझा जाता है कि पहले अमेरिका ने बनाया तो अमेरिका से थ्रेट था, तो दूसरे मुल्कों ने कल को वही डिक्टेट ना करे, गलत ज्यादती ना करे, अगर तो डेटरेंस के तौर पर बनाना पड़ा। तो इसलिए मैंने कहा स्टार्ट भी अमेरिका से करे और उनको कंडेम। मैं सोचता हूँ कि मैं हैरान हूँ कि ये दुनिया क्यों नहीं बोलती कि उनको हमेशा हर दिन जलील करना चाहिए अमेरिकन को, जो उन्होंने जापान के अंदर किया और जिसकी वजह से जो है वो बहुत बड़ी तबाही हुई। ताकि जिन लोगों ने बनाया और आइंदा भी फिर कोई इस तरह की हरकत, इस तरह के वेपन बनाने की कोई सोचे भी ना। तो जब आप ये काम नहीं करेंगे, देखें एक चीज होती है जिस तरह चोरी होती है, पूरी दुनिया बुराई समझती है ना, अगर सारा उसको जिस तरह एक चोरी को पूरी दुनिया बुराई समझती है, अगर एटम बम बनाने को भी चोरी की तरह एक बुराई समझना शुरू कर दे, या और जो जिस तरह बेईमानी को बुराई समझती है और जितने भी तो इसको भी एक बहुत बड़ी जुर्म या जो अखलाकी जो है बुराई समझा जाए, तो मैं नहीं समझता कि फिर ये इतना मुश्किल होगा। लेकिन जाहिर है स्टार्ट तो लेना पड़ेगा ना, और वो आम आवाम का काम है, लोगों का काम है जो अमन से रहना चाहते हैं, पूरी दुनिया को एक अच्छी रहने की जगह रखना चाहते हैं, आने वाले नस्लों को अच्छी दुनिया देना चाहते हैं, ना कि कोई भी ऐसी खतरा हो कि कोई भी किसी भी एक लीडर आ जाए और वो इस तरह की हरकत कर ले जिसकी वजह से पूरी दुनिया तो ये खतरा तो है। तो इस खतरे को खत्म करने के लिए ये अगर मैं समझता हूँ कि अवाम खड़ी हो जाए तो पॉसिबल है, और फिर वो मुक्तदर हल्के जो इक़्तिदार है वो मजबूर हो जाएंगे ये काम, जिस तरह मैंने जो बताया इस पर, और UN जो है इसके ऊपर बड़ा, और जो जितने भी जगह और हर दुनिया में सबको पता है कि कौन लोग ऐसे हैं, वो आप ढूंढ सकते हैं बड़ी आसानी से, जो जेन्युइनली इस काज के ऊपर काम करेंगे और जो आवाज़ उठाएंगे, जो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के ऊपर काफ़ी बात करते हैं, तंजीमें भी हैं, लोग भी हैं, उनको इन्वॉल्व कर लिया जाए। लेकिन स्टार्ट उसकी इस तरह करें कि वो अमेरिका से हो और रूस से हो, जिस तरह कंट्री उसी तरह पहले उनके ख़त्म करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता जिन्होंने आखिर में बनाया उनके ख़त्म कर लें, ताकि दुनिया सारी से ये एक वक्त में मतलब 3-4 महीनों के अंदर अंदर ये जो है ना ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। सिर्फ शर्त ये है कि पूरी दुनिया के लोग इस पे इकट्ठे हो जाएं, ये कि भाई ये सबके लिए खतरा है। पहले तो एक एडवांटेज था, उन्होंने यूज़ किया कि बम बना लिया, लेकिन उनको तो नहीं पता था कि वो फिर जाहिर है एक टेक्नोलॉजी पे दूसरे इंसान है वो भी बनाएंगे फिर अपने डिफेंस के लिए। तो ये अब टैंक के बदले मिसाइल बना देना, एंटी टैंक, तो वो इतनी बात नहीं, वो उस छोटे से एरिया में जो है नुकसान। तो ये तो अगर बम तो शहरों के शहर और मुल्कों के मुल्क उड़ जाते हैं, बल्कि दुनिया में रहने का जो है सर्वाइवल, उसके फिर आफ्टर इफेक्ट्स पूरी उसके मतलब आप जिंदा नहीं रह सकते, और जो लाइफ हो जाएगी वो मिजरेबल, उससे मरना जो है बेहतर हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है, ये थ्रेट जो है, ये जिस तरह आया, ये डिक्लासीफाई हुई, और जो 2019 में भी ये बात हुई
पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की बात करते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये तमाम दुनिया के जो जितने भी ऐसे इंसान हैं, मेजॉरिटी 99.9% लोग ऐसे होंगे कि वो यही बात चाहते होंगे जो मैं कह रहा हूँ। अब इस लेकिन बात क्या है, चाहते तो हैं लेकिन उसको करने के लिए जब अमली तौर पर वो काम नहीं करते, मैं नहीं कहता तो माँ जब तक दूध बच्चा नहीं रोता नहीं है तो दूध नहीं पिलाती, तो उसके लिए जब हालांकि वो 99.9% लोग ही चाहेंगे कि दुनिया सबसे वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन खत्म होने चाहिए, ताकि किसी भी मुल्क को ये दूसरे पर न हो, हावी न हो कि भाई वो उसके थ्रेट दे के वो उसको तबाह कर सकता है, इस तरह के बिल्कुल उनको खत्म कर दे, मतलब उनकी बदले इसको एक किस्म समझ ले एथनिक क्लेंजिंग हो जाएगी। जो भी एटम बम किसी उस पूरी नस्ल उस कंट्री के नेशन को आप तबाह कर दें, उसकी तो नस्ल खत्म कर देंगे, तो उसी के नहीं उसके इर्द गिर्द कंट्रीज में भी पूरी दुनिया पे उसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ ख्वाहिश तो है, लेकिन उस ख्वाहिश को मोटिवेट करके उनको अवेयर करके ताकि उसको पावर के तौर में देखें, होती है बहुत चीज़ें होती हैं जो हर लोगों के दिलों में जहनों में ख्यालों में होती हैं, लेकिन उस जब तक उनको वो एक प्लेटफॉर्म या वो एक मिलता है ना जो मोटिवेशनल पावर इकट्ठी करने के लिए वो मिले, उनको अवेयरनेस मिले ताकि उस इस काज पर वो इकट्ठे हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी आसानी से ये विद इन फ्यू ईयर्स अगर ये कैंपेन पूरी जिस हमने बात की और भी चले, और बात ये मैं रोज़ाना हर टॉक शो पे हर खबरों में वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बनाने वालों को मैं एक लफ्ज़ गालियाँ दें, उनको उनकी नस्लों को गालियाँ दें, उनको कहें कि जिन्होंने बनाया वो मतलब वो इंसान थे ही नहीं, जानवर थे, और इस तरह की चीज़ बना दी जो उन्होंने अब तमाम इंसानियत के लिए खतरे की तलवार के तौर पर लटकाई हुई है। तो उनको जब इस तरह करते रहेंगे एक टाइम आएगा तो फिर खुद मजबूर हो जाएंगे कि वो सारे कंट्री मिलके एक टाइम पर सारे एक अदारा बन सकता है यूएन के अंदर कि वो मेक श्योर करे कि तमाम कंट्रीज को एक ही टाइम पर जो है डिसमेंटल कर दिया जाए, उनके तमाम असलों को भी ख़त्म कर दिया जाए और सलाहियत को भी ख़त्म कर दिया जाए, और फिर नज़र रखिए जिस तरह है भी है इन्होंने NPT जो इंटरनेशनल जो एटॉमिक एजेंसी है जो नज़र रखती है जैसा ईरान, लेकिन ये बात तो गलत है ना कि चंद कंट्रीज को आप अलाउ कर देंगे, भाई ये तो बात ही गलत है। इसीलिए पाकिस्तान ने NPT या CTBT पे कभी भी दस्तखत नहीं किया, लेकिन जब सब ख़त्म करेंगे तो फिर पाकिस्तान के जैसे मुल्कों को ऐसा जवाब नहीं रहेगा, तो सबको तो ख़त्म करना पड़ेगा। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अगर जेन्युइन कैंपेन हर अदारा करे, जिस तरह आपने बात की आपने तो, लेकिन इस एंगल से जिस एंगल से मैं बात बता रहा हूँ सारे मीडिया पर बात हो, अवेयरनेस पहले तो मैं नहीं समझता कि, और जिन्होंने बनाए और जिन्होंने इस्तेमाल किए उनको लान तान हो, उनको गालियाँ पड़े रोजाना की बुनियाद पर, फिर वो कभी भी मैं नहीं समझता कि दोबारा कोई इस तरह के काम करने की कोशिश करेगा कि जिसमें उनकी नस्लों को गालियाँ पड़े, उनको लान तान करे, और जो बन चुके हैं उसको ख़त्म करने के लिए भी। अगर आपको याद हो जब ये हुआ था तो कई अमेरिका और रूस के दरमियान मुआहिदा भी हुआ था कि इन्होंने 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार जो है एटॉमिक बम, आप सोचें ये कोई अकल की बात है कि मतलब आप 20 हज़ार यानी अमेरिका के पास या रूस के पास सबसे ज़्यादा थे, यानी इस दुनिया को वो तकरीबन 100 मरतबा तबाह कर सकते हैं। भाई आपने डेटरेट के तौर पे रखने हैं तो वो 20 हज़ार बनाने की क्या जरूरत है ना, वो भी मतलब आप सोचें तो वो आप समझे कि इस वक्त दुनिया जो है वो आतिशफशां पर, और वो आतिशफशां जो कुदरत की तरफ से नहीं है, मैन मेड है, उस पर बैठी हुई है, और ज़ाहिर है जो मैन मेड एक काम गलत किया हुआ है उसको अनडन किया जा सकता है, बशर्ते कि कैंपेन चले जिस हमने आज बात की ये रोजाना की बुनियाद पर हो और बुरा भला किया जाए, सारे इस दुनिया इसमें यक ज़बान होकर, चाहे वो पाकिस्तान में तो पाकिस्तान का मीडिया हर वक्त लगा रहे, इंडिया हर दुनिया के मीडिया के ऊपर ये बात हो, उसका प्रेशर अवाम में आए, एहतजाज हो मुल्कों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये काम किया और जिन्होंने बम एक्चुअली जापान के ऊपर गिराए उनके ऊपर, तो वो पूरा एक आप प्रेशर जब बन जाएगा तो मजबूर हो जाएंगे फिर वो एक अदारा बनाने में कि जो कि मेक श्योर करे, जो ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ उसको ताकत मिलेगी अवाम से, और वो फिर इस लेवल पर उनको अथॉरिटी मिल जाएगी कि वो तमाम कंट्रीज के जो उनकी एक्सेस कर सकें, न्यूक्लियर जितनी भी साइट्स हैं वो बड़ी आसानी से उनको पता होता है, और उनके जितने वेपन्स हैं उनको डिसमेंटल कर दें, और उनको इजाज़त हो वो कहीं भी जा सकें, जिस तरह अगर आप जो तो कोई भी शक मशकूक जगह हो देख सकें, ताकि कहीं भी अगर इस तरह का वेपन है उसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि किसी के पास दुनिया में इस तरह का वेपन ना हो कि पूरी दुनिया में जो है मैस डिस्ट्रक्शन करने का बायस बने। तो मैं ये जो अगर आप ये जो डीक्लासिफाई की है ये रिपोर्ट, ये अगर आप सिर्फ इसको डर के हवाले से बात बता रहे हैं कि वो खुदा ना खास्ता हो जाता है, तो इससे सबक ये है कि लोगों को हटाना चाहिए, और इसको ख़त्म करने के लिए इन तमाम वेपन्स को पूरी दुनिया से अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए उनको यकजा होना चाहिए, जिस तरह हमने हज़ारा
सुबह ज़ारा की कैंपेन चलाई हुई ना, इसी तरह अगर हम इस पर भी कैंपेन चला दें और फिर साथों साथ दूसरे मीडिया भी फॉलो कर रहे हैं, आहिस्ता 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 इस पर सारी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी और एक टाइम आएगा कि फिर लोग जो हैं फोर्स करेंगे अपने अपने कंट्रीज़ के जितने भी मुख्तदर हल्के हैं कि वो इनको वेपन्स को ख़त्म करें, ताकि दुनिया के ऊपर जो आपने एक मैन मेड क्राइसिस बनाया हुआ कि एक लावे पर बैठा दिए सारी दुनिया को, जो किसी भी वक्त किसी की गलती की वजह से फट सकते हो, दुनिया तबाह हो सकती है, इसको ख़त्म किया जा सके हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है अवैस खान साहब, ब्रेक की तरफ चलेंगे। नाज़रीन छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और बात करेंगे कुछ भारत से मतलब कि भारत में सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है, वो पाबंदी क्यों आयद कर दी गई है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो बताएंगे आपको, लेकिन ब्रेक से आने के बाद तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ एक वी विल बी राइट बैक। Take your productivity to the next level with iSmarty. Monitor your employees from anywhere, anytime. You can manage multiple projects, set milestones and tasks. Time tracking of your employees for greater productivity. Directly communicate with your employees via video call, audio call, and messaging. And its budget tracking feature allows you to allocate and track budget for each project. iSmarty enables you to keep an eye on each and everything you need to know about your projects. Please visit us www.ismarty.com. Email us at info@ismarty.com. वेलकम बैक नाज़रीन, अपने प्रोग्राम टुडे विद अवैस खान में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, भारत से मुतल्लिक़ आपको कुछ अपडेट करते हैं कि भारत में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर पाबंदी आयद कर दी गई है मोदी हुकूमत की जानिब से। और उनके बकौल मोदी हुकूमत उनका कहना है कि ये सोशल मीडिया पर जो पाबंदी आयद की गई है वो इस वजह से की गई है कि हम जो झूठी और फ़र्ज़ी ख़बरें होती हैं उनको कंट्रोल कर सकें। तो एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें पूरा बताया गया है कि किस वजह से और क्यों पाबंदी आयद की गई है, और फिर उसके बाद रिपोर्ट देखने के बाद अवैस खान साहब से एनालिसिस आप तक पहुँचाते हैं कि भैया सारी चीज़ें फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए दुनिया के सामने आ रही थी, तो सरकार ने कानून बनाया और कानून को अपग्रेड किया और कहा कि हम जो है नहीं चाहते कि झूठी खबर फैले। सरकार के हिसाब से झूठी है, समझ रहे हो ना, हाँ आप समझे। हाँ तो दोस्तों सरकार कह रही है कि हम झूठी खबर पर कंट्रोल करना चाहते हैं और जो गलत कंटेंट है उसको हम डिलीट करवाना चाहते हैं, उसको कंट्रोल, उस पर हम कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से अब भारत में अगर आपको काम करना है तो भारत के कानून के मुताबिक काम करना पड़ेगा। और भारत के कानून को बदलने वाला, अपग्रेड करने वाला केवल बीजेपी है। आप समझ रहे हैं ना। हाँ वैसा लग गया। जिंदगी में पहली बार, पूरी दुनिया में पहली बार हो रहा है कि ट्विटर के दफ्तर पर ही छापा पड़वा दिया, रिप्लाई नहीं किया। ट्विटर ने एक जगह ये रिप्लाई किया है कि हमें अपने हेड ऑफिस जो अमेरिका में है वहाँ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। फेसबुक ने इस पर यह कहा था कि हमारे अपने लॉ हैं, हमारे अपने कानून हैं, और ख़ासकर उसने बात कही थी फ्रीडम ऑफ स्पीच की। तो मतलब ऑब्वियसली भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच, छिया फिर मोदी जी के काल में फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ मोदी जी के पास। जी नाज़रीन आपने एक क्लिप देखा अवैस खान साहब, जैसे बात की गई कि बकौल मोदी हुकूमत के वो चाहते हैं कि जो झूठी खबरें उनको हम कंट्रोल कर सकें, हालांकि वो झूठी नहीं होती। जो सच्ची खबर है मोदी हुकूमत के नज़र में वो सिर्फ वो है जो गोदी मीडिया पेश करता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ऐप्स पे पाबंदी लगाई गई इसकी वजह से जो सच है उसको वो छुपा लेंगे? सच तो नहीं छुप सकता। और सेकंड ये कि इन सोशल मीडिया ऐप्स पर जो पाबंदी लगाई गई है ये परमानेंट होगी या कुछ टाइम के बाद पाबंदी हटा दी जाएगी, और इनका इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पर? देखिए जी अभी तो वो सोच रहे हैं ना, लगाई तो नहीं है लेकिन लगाने का वो सोच रहे हैं। ये देखिए जो ये 2021 का चल रही है, 21वीं सदी है, और कुछ चीज़ें जो 20वीं सदी में नहीं थी हैं आज जो हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब अगर आप से 25-30 साल पहले चले जाएं तो उसका तस्वर भी नहीं था। तो अब ये वो चीज़ें आ चुकी हैं कि अब इनके बगैर जिंदा जो है रहना, आप समझें कि अगर ये बंद होगी तो लोगों को इस तरह फील होगा कि जिस तरह उनको जेल में बंद कर दिया गया। क्योंकि आप अगर लोगों से उनका बोलने का हक
जो है वो छीन लेंगे, क्योंकि ये एक फ्रीडम दे रही है कि भाई आप अपनी जो भी बात जो है सोशल मीडिया के जरिए कर सकते हैं। हाँ, आप इसे बैन करना तो मैं समझता हूँ कि उसका बहुत बड़ी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। मुझे नहीं लगता कि वो चाहते हुए भी बैन कर लें कंप्लीट, क्योंकि उसमें फिर कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका बेनिफिट भी मिल रहा है, फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिल रहा है। तो वो जब करेंगे वो सोचेंगे, तो बैन करना तो जो है मैं नहीं समझता कि उनके लिए किसी सूरत में पॉसिबल होगा, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि उसको किसी तरीके से इस तरह रेगुलेट किया जाए कि लोगों को जो है डराया जाए, धमकाया जाए कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को टो करें, हकीकत को छोड़ दें। जैसे इसराइल में भी देखें, वो जो इसराइल का जो इस मरतबा की जंग, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट पूरी दुनिया में उसका भी आया कि नफरत है पूरी दुनिया में इसराइल, जो पहले नहीं थी यूरोप के अंदर। अब देखें, पहले इसराइल को बताया जाता था कि वो कमज़ोर है, बाकी तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं तो ये अपनी उसको सर्वाइव। लेकिन इस मरतबा देखें तो मीडिया का एक रोल था, उसमें सोशल मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था कि जब उनको नज़र आ रहा था, सारे लाइव चल रही थी, बम बच्चे मस्जिदों का, हॉस्पिटल्स पे, मीडिया हाउसेज पे पड़ रही थी, तो वो उसका भी एक इम्पैक्ट आया। जाहिर है वो जो बात ज़्यादा तो इम्पैक्ट वही था, पॉलिटिकल आर्डर जो दुनिया में सिचुएशन चेंज होगी। लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ें भी, इन्होंने भी लोगों के आंखें खोल दी और फिर उन्होंने एक नफरत का इजहार किया इसराइल से। अब जो कंट्रीज भी, वो जो सिटीजन हैं उन यूरोप के, अमेरिका के, वो लोग भी उठ के उनके खिलाफ बात करने लग गए। तो मैं समझता हूँ कि जो इंडिया, जो भी डिक्टेटर आएगा, जो भी एक तानाशाह होगा, जो अपने जो वो समझेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, बाकी सब गलत है, तो वो कोशिश करेगा कि वो बैन करे या इसको इस तरह रेगुलेट कर दिया जाए कि भाई जो हम चाहते हैं वो हो, जो हमारा मौक़िफ़ नहीं, अगर उसके अगेंस्ट कोई जा रहा है तो उसे पकड़ के अंदर कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि आज के दुनिया ये भी देखें, हर वक्त के साथ ना जो हालात और वाक़यात, जो ज़रूरतें पड़ती हैं इंसानी, जो तरक्की होती है उसके मुताबिक जो एक सिचुएशन डेवलप होती है, तो उसके मैं समझता हूँ कि आज की जो दुनिया है उसके भी कई तकाज़े हैं कि उसको इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह कई चीज़ों पर इत्तेफाक हो चुका है, तो राइट दिया जाए। ये होना चाहिए कि हर बंदे का राइट हो, एक्सेस टू इंटरनेट हो गया, एक्सेस टू ये जो सोशल मीडिया या कंप्यूटर, या आप समझे अगर कोई भी इसे रुकावट करे तो वो एक क्राइम कंसिडर हो, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, कि वो भाई आप किसी की, हाँ अगर उसमें आप रख सकते हैं, रेगुलेट इस हवाले से कर सकते हैं, जिस वो अखलाकी इक़दार जो पूरी दुनिया में हैं बताए जाते हैं, उनको आप करा सकते हैं। और वो बड़ा आसान है, वो उन मीडिया जो ऐप्स बना रहे हैं, वो मीडिया जो भी सोशल मीडिया के अदारे हैं, वो उनको आप रेगुलेट कर सकते हैं कि उन जिस तरह चाइल्ड पोर्नोग्राफी या पोर्नोग्राफी या इस तरह की नेगेटिव चीज़ें जो है जिनके बारे में माशरे के अंदर बुराई है, और कई अगर कोई ऐसा कंटेंट बना रहा है जो झूठ है वो साबित करे, तो फिर उसको आपके पास होने चाहिए इदारे ना जो फिर उनके एक्शन ले। ये तो कोई हल नहीं है कि आप उनको बिल्कुल बैन कर लें, डिसबैन कर लें, और वो जो उसके कई फायदे हैं, जो कई लोग इसको बड़ा अच्छा कंटेंट भी दे रहे हैं, सच बता रहे हैं, तो आप उनको भी रोक दें। तो बुनियादी तौर पर वो बहाना जो है वो लगाते हैं कि भाई ये जो झूठी खबरें फैल रही हैं, इनको असल मकसद उनको होता है कि कंट्रोल कर लें। जिस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया था उसको कंट्रोल करना आसान था, क्योंकि सोशल मीडिया को कंट्रोल करना उस तरह पॉसिबल नहीं है। तो सच कहीं ना कहीं से आप कंट्रोल करने के बावजूद निकल आता है। तो वो चाहते हैं कि वो ना हो, फिर जो हम चाहते हैं वही जो हम चाहते हैं वही दुनिया तक पहुंचे, और वही लोगों को सच, यानी जो हुकूमत का सच है वही सच है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये इंसानी जो बुनियादी हकूक है उसके खिलाफ मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह कई चीज़ों के ऊपर जेनेवा कन्वेंशन है, जिस तरह जो आपके जंगी जराइम के हवाले से इतफाक़ हो चुका है, इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हो गया इतफाक़, इसी तरह जो केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन की तरह, इसी तरह माइन जो यूज़ होती है, एंटी माइन, तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये भी इसके हवाले से भी पूरी दुनिया में UN के ज़रिए आप जो है इसके ऊपर सारी कंट्रीज़ को मुतफ़िक़ कर सकते हैं कि एक लॉ बनाया जाए, इंटरनेशनल लॉ, कि ये सारी फैसिलिटीज़ जो है ये बुनियादी इंसानी हकूक़ कि आप समझें कि ज़रूरत है। अगर कोई ये चीज़ कोई किसी भी बहाने पे अगर उनसे डिप्राइव करता है कोई भी मुल्क, कोई भी उसका हुकूमत आ जाए, तो उसके ख़िलाफ़ सारी दुनिया जो है उठ खड़ी हो ताकि वो ये काम ना कर सके। तो ये मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी इंटरनेशनली भी काम होना चाहिए, और अपने लोकल सतह के जो हर कंट्री के कवानीन हैं वो भी होने चाहिए, ताकि कोई भी अगर इस तरह का शख्स आ जाता है, जिस तरह इंडिया में मोदी आया और वो अपनी मर्ज़ी से, पाकिस्तान में भी आ सकते हैं, कल को कोई डिक्टेटर आता है
कोई इस तरह के मामलात होते हैं तो वो इस तरह पाबंद नहीं। तो मैं समझता हूँ ये जो देखें आजकल की दुनिया में ना, ये जितना भी आप जो मीडिया है ना, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसे चौथा सतून कहा जाता है। पहले मेन स्ट्रीम मीडिया था, पहले अखबारें होती थी, इस तरह फिर मेन स्ट्रीम मीडिया आ गया, जो टेलीविजन के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसे कहते हैं, अब सोशल मीडिया आ गया, तो उसकी और ज्यादा एक्सेस है। अब तो हर बंदा जिसके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तो एक समझे वो साफी है। वो आप जिस तरह आप देखें जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उसमें वीडियो बंद रही थी, वो जा रही थी, जिस पर कंट्रोल नहीं था, और उसका पूरे दुनिया पे उसका इम्पैक्ट भी आया। तो ये चीजें जो है, जो भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा इनको, तो उनके खिलाफ जो है एक वैसे भी रिएक्शन आएगा, दुनिया में आना चाहिए भी, और इसके हवाले से कानून साजी भी होनी चाहिए, यूएन के लेवल पर भी और लोकल सतह पर भी हर कंट्री भी करे, ताकि कोई भी तानाशाह अगर आ जाता है तो वो इस तरह के फैसले जो है लोगों पर, आम पर जो है मुसल्लत न कर पाए। ठीक है अवैस खान साहब, आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, बात करते हैं कुछ पाकिस्तान के इंटरनल मामलात से मुताल्लिक। आपको हारून रशीद साहब की कुछ क्लिप्स दिखाते हैं जिनमें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की, इमरान खान साहब के मुताल्लिक भी की हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप का ग्रुप जो सामने आया उससे मुताल्लिक भी उन्होंने बातें की हैं। उसके बाद इस खबर के बाद एक और ख़बर आपको देंगे कि जहांगीर तरीन ग्रुप के बाद एक और ग्रुप मंजर आम पर आया है, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। पहले आपको एक क्लिप दिखाते हैं, हारून रशीद साहब की बातें आपको सुनाते हैं, फिर इस पर एक एनालिसिस लेकर आगे बढ़ेंगे। जी, यानी वजीर ख़जाना से शौकत तरीन साहब से अपना उन्होंने कहा है, वजीर आज़म ने, कि आप बजट इलेक्शन बजट समझ के बनाएं। अच्छा, इलेक्शन बजट समझ के बनाएं इसको, यानी वो भी मेंटली तैयार हैं इस बात के लिए। जब हमारे पीटीआई के दोस्त हैं, जब इस तरह की बात की जाती है तो वो ये समझते हैं कि हम खुदा न खास्ता को अफवाह फैला रहे हैं, लगाई बुझाई कर रहे हैं। कम अज कम मैं उन लोगों में नहीं हूं जो लगाई बुझाई करें और अफरा तफरी को दावत दें और एक तरफा गुफ्तगू करें। हमने हमेशा कोशिश की है मेरिट पे गुफ्तगू करने की। गलती हो सकती है तज्जिए की, मगर ये नहीं है कि मुल्क में अफरा तफरी फैल जाए। हम तो इसके हक में नहीं हैं कि अचानक इलेक्शन का ऐलान हो और मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाए, इसलिए कि अदम इस्तेहकाम बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है जिन्होंने तारीख़ नहीं पढ़ी कि 18वीं और 19वीं सदी में हिंदुस्तान किस तरह बर्बाद हुआ। वो मीर साहब का शेर है कि चोर उचक्के सिख मरहट्टे शाहो गदा सब कहाँ हैं, चैन से हैं जो कुछ नहीं रखते, फ़क्र ही की दौलत है यहाँ। अदम इस्तेहकाम नहीं होने चाहिए। ये सब की जिम्मेदारी है, ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है, अपोजिशन पार्टियों की भी जिम्मेदारी है। तलखी कम करें, कूल डाउन करें। इसमें इस्टेब्लिशमेंट का मशवरा जो है वो साहिब है कि कूल डाउन करें चीजों को, एहतसाब भी जारी रहे मगर कारोबार जिंदगी भी तो जारी रहे ना। सही, ठीक। ये तो नहीं है कि एहतसाब तो होता रहे, एहतसाब होना चाहिए मगर मुतल्लिका अदारों को करना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब का रवैया इसमें बहुत बेलचक है। एक पहलू से वो ठीक भी कहते हैं, ये तो नहीं हो सकता कि जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है और बुरी तरह नोच नोच कर खाया है और खरबों रुपए बनाए हैं और मुल्क से बाहर लगे, उनको माफ कर दिया जाए। मगर ये है कि कारोबार जिंदगी भी तो जारी रहे ना, बेहतरी भी आनी चाहिए ना। खुदा खुदा करके बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर तरक्की की शरह जो है वो 4%, 3.94 4% है, 0.6% ही कम है ना। तवक्को 2% से ज्यादा नहीं थी। एटमी बिजली घर बन गया है। अच्छा, और कई चीजें बेहतर हुई हैं, यानी बजट खसारा कम हो गया, कम क्या खत्म हो गया है। और इस सूरत हाल में जब इम्कानात पैदा हो रहे हैं तो ये जाती लड़ाई झगड़ों में इन इम्कानात को बर्बाद नहीं हो जाना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने एक क्लिप देखा और बकौल हारून रशीद साहब के उन्होंने कुछ और भी बात की कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक मीटिंग की, उसमें बात उन्होंने की कि अब मैं ब्लैकमेल किसी सूरत नहीं हूँगा, अगर जहांगीर तरीन भी मुलव्वस हुए तो मैं उनको सज़ा ज़रूर दूँगा, और हुकूमत अगर जाती है तो चली जाए, हुकूमत गिरती है तो गिर जाए, लेकिन मैं अब ब्लैकमेल नहीं हूँगा। उन्होंने कुछ और बातें भी की जहांगीर तरीन ग्रुप से मुतल्लिक, वो भी सुन लेते हैं, फिर उन पर एक डिटेल में एनालिसिस आप तक पहुँचाते हैं। ये तो अगले चंद दिन में पता चलेगा बाएं दुरुस्त हैं या नहीं हैं। अंदेशे दोनों तरफ से जाहिर किए जा रहे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे ही ये बजट पास होगा उसके बाद 2 जून तक या उसके बाद भी हो सकता है कि वो उनकी ज़मानत है, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। वो सरप्राइज़ का एलिमेंट वो भी अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप गायब हो सकता है या हो सकता है वोट न दे।
और उसके नतीजे में हुकूमत ख़त्म हो जाए। खान साहब ने वहाँ ये भी कहा, जो रिकॉर्ड पर नहीं आया है, कि जो ये वज़रा बयानात दे रहे हैं सूबाई हुकूमत, पंजाब हुकूमत में शामिल, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। लेकिन फिर उनसे उनके साथियों ने कहा कि ऐसा न करें, अभी उन्हें मौका दें, और अगर कोई ऐसी बात हुई तो उस मौके पर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है। और दोनों तरफ से अंदेशे हैं, और अंदेशे इस कदर शदीद हैं कि ये अफवाह भी सुनने में आई है कि बिलवास्ता तौर पर शाह महमूद से रब्ता किया है जहांगीर तरीन ने। अच्छा। और उनसे ये कहा है कि आपको वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। तो जाहिर है वो तो मुस्तकिल उम्मीदवार है वज़ारत उज़्मा के शाह महमूद, इसमें तो किसी को शुबह नहीं है। और वज़ारत उज़्मा की टेम्पटेशन कौन बर्दाश्त कर सकता है? सही। तो इसको हम रूल आउट तो नहीं कर सकते कि इस तरह की कोई चीज़ हो, लेकिन अभी ये अफवाहें हैं, अभी ये अंदेशे हैं, और जो दाना लोग हैं वो अंदेशों पे फैसले नहीं किया करते। सही। असल में खान साहब को ये बयान देना ही नहीं चाहिए था, ये बात कहनी ही नहीं चाहिए, पसे पर्दा करने की गुफ्तगू होती है, ऐलान करने की ज़रूरत इसमें नहीं होती। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इसलिए कि जहांगीर तरीन साहब को भी समझाया गया है, दूसरे लोगों को भी समझाया गया है, खान साहब से भी दरख्वास्त की गई है। लेकिन जब लोग हिजान का शिकार हों और गुस्से में हों और बदएतमादी इस कदर बढ़ जाए तो फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैच्योरिटी का मुजाहरा तो किसी तरफ से नहीं किया जा रहा। सही। मेरा ख्याल अब भी यही है कि बजट पास हो जाएगा, इसलिए कि मुल्क इस तरह के क्राइसिस का मुतहम्मल नहीं हो सकता हो, कि भी कोई मफाहमत होनी चाहिए, कि वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कुछ लोग बुरुकार आएंगे। जी नाज़रीन, आपने ये तमाम क्लिप देखे। अवैस खान साहब बहुत सी बातें की, हारून रशीद साहब ने जो जीडीपी के उन्होंने बात की कि 4% हमारा हो गया, उससे मुतालिक बात कीजिएगा। और पहले इस पे बात कर लें, फिर जहांगीर तरीन के मामले पर चलें। देखिए जी, इनकी गुफ्तगू में जो इम्पोर्टेंट बातें थी जिस पे मैं लाजमी तौर पर अपना तबसरा जो है मैं बात करना चाहूँगा। एक तो जो उन्होंने बात की थी कि जिस तरह इमरान खान साहब के हवाले से कि भाई जो करप्शन की वो बात कर रहे हैं, तो उनकी गुफ्तगू से आप देखें ये खुद कंफ्यूज हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं बाकी सारी बातें काफ़ी हद तक ठीक, लेकिन जो करप्शन की जब बात आई, एक मतलब कह रहे हैं कि करप्शन कह रहे हैं, तो पहले वो कह रहे हैं कि ये मतलब आप अदारे जो हैं करप्शन उनको तक छोड़ें, करप्शन की बात करते हैं, लेकिन उससे ये है कि गवर्नेंस के ऊपर तो भी चलना चाहिए, उसके ऊपर फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन साथ वो उनका सोच ये थी कि वो जो आप करप्शन की बात कर रहे हैं तो वो वजह बन रही है बेसिकली आपकी गुड गवर्नेंस में रुकावट बन रही है। तो ये मुझे इनकी लॉजिक नहीं समझी। और फिर साथ ही कह रहे हैं एक हद तक वो ठीक भी बात करें तो करप्शन को रोकना भी चाहिए। तो इस हवाले से वो खुद मैं समझ रहा हूँ कि एक क्लियर कट स्टांस उनको समझ नहीं आ रही, वो समझा नहीं पा रहे बेसिकली। असल में ये बात करते हैं कि ठीक है आप करप्शन के खिलाफ एक्शन लें साथ, लेकिन आपको साथ जो गुड गवर्नेंस है, यानी जिस तरह इन्होंने पहले लोगों को समझाने की कोशिश की कि इमरान खान गलत कर रहे हैं, कि वो करप्शन कर रहे हैं, और ये करप्शन पर स्टांस की वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो उसकी तरक्की रुक गई है या उसको नुकसान हो रहा है या उसकी गुड। तो फिर साथ ही अगले सेकंड वो कहते हैं एक हद तक वो ठीक भी कह रहे हैं, तो फर्दर कंफ्यूज कर रहे हैं। तो हमारा तो क्राइटेरियन टीवी नेटवर्क का काम ये है कि हमने लोगों को कंफ्यूज नहीं करना, लोगों को क्लैरिटी देनी है ताकि उनको पता हो कि हक सच क्या है। तो बात ये है कि सीधी बात ये है कि करप्शन के खिलाफ चूंकि उनका स्टांस था, अगर उससे बैक और वो तब्दीली जो बेस है वो हमेशा करप्शन के अगेंस्ट नारा लेकर आए थे, अगर वो हटते हैं तो मैं समझता हूँ तो उनका जवाब ही नहीं रहता। तो अगर उसके ऊपर किसी भी हवाले से वो किस तरीके से करनी चाहिए उसके ऊपर इख्तलाफ हो सकता है कि वो तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, जो रुकावटें आ रही हैं उनको किस तरह बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो उनका स्टांस है जो उनकी नीयत है करप्शन के हवाले से, उससे तो मैं समझता हूँ कि किसी को कोई इख्तलाफ ही नहीं हो सकता। जो भी सेंसिबल बंदा हो, जिसको भी पाकिस्तान या किसको पाकिस्तानी कोई भी कंट्री हो, जब जिस भी कंट्री में देखेंगे ना, जो भी आप दुनिया में उठाएं कंट्री, जिस कंट्री में सबसे कम करप्शन होगी वो सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है दुनिया की जो करप्शन जैसे जिसकी ज्यादा करप्शन है उसी की ज्यादा वो आप समझे कि वो हो रही होगी, वो बैकवर्ड होगा, वो उतना ज्यादा बैकवर्ड होगा। तो करप्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आपकी कंट्री की बैकवर्डनेस से। जितनी करप्शन कम होगी उतनी बैकवर्डनेस, या दूसरी तरीके से इस तरह कहा जा सकता है कि जितनी करप्शन कम होगी, करप्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके साथ आपकी तरक्की के साथ, डेवलपमेंट के साथ। कम होगी डेवलपमेंट ज्यादा होगी उस कंट्री की, और जिसकी करप्शन ज्यादा होगी डेवलपमेंट कम होगी। तो ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और जो वो कंफ्यूज कर रहे हैं कि एक तरफ से कि ठीक भी कर रहे
रहे हैं दूसरी तरफ से, तो कहना ये चाहिए कि तरीक़ेकार जो है वो शायद गलत है, वो उसके बात होनी चाहिए। स्टांस बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान साहब बिल्कुल कि बुली नहीं हो रहे कि वो अगर जहांगीर तरीन ग्रुप आ रहा है या कोई भी आ रहा है किसी तरफ से भी उसकी आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है इमरान खान साहब की पीएम की, तो वो इस पर्टिकुलर चीज़ पर वो है, वो उनकी बात नहीं मान रहे। प्रेशर ग्रुप भी बनाया कि हमारी किसी तरीके से जो चीनी केस था जो बनी, तो उसमें जो है उन्होंने कहा कि ठीक है इंसाफ होगा, उन्होंने कर दिया, जो बैरिस्टर जफर अली खान को जफर को लगा दिया उनकी जगह पर, लेकिन फिर भी उनको मुतमईन नहीं है कि जब वो अब रिपोर्ट देंगे वो भी खिलाफ आ जाएगी। हालांकि उन्होंने माना था, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि मतलब उनकी कोशिश ये है कि जिस तरह इमरान खान चाह रहे हैं कि इंसाफ हो, जो देखिए आपने चीज़ ने नोट की, वो पाकिस्तान में पहले कभी इस तरह हुआ है कि कैबिनेट में जो इमरान खान जिसके ऊपर इल्ज़ाम आता है इमरान खान साहब बिल्कुल उसकी किसी किस्म की वो आप समझें कि वो होता है ना पर्दा नहीं पोशी करते हैं ना उसको बचाने की कोशिश करते हैं, तो वो कहते हैं कि आप पर इल्ज़ाम आया भाई आप इसका खुद जवाब दो, और अगर आपके ऊपर केस बनता है तो पहले रिजाइन करो। तो इस तरह का तो पहले सिनेरियो पाकिस्तान में आई नहीं है। तो ये इस हद तक तो अगर अब देखा जाए तो तब्दीली तो है कि भाई एक प्राइम मिनिस्टर जो लोग हैं, अब पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में मानदार किधर से लेकर आए, हर बंदा जो है वो कायदे आज़म ने भी कहा था कि मेरे जेब में सारे खट्टे वो क्या कहते हैं खोटे सिक्के, तो ये सूरत हाल मेरे ख्याल से इनसे भी हो रही है कि कोई एक प्रॉपर गाइड करने वाले लोग भी नहीं है, ज्यादातर वही लोग हैं जो अपने पैसे भरने के कोशिश में, और वो आए देखें कभी चीनी का स्कैंडल, कभी दवाइयों का स्कैंडल, कभी ये जो रिंग रोड आ गया, तो और भी कई स्कैंडल्स आप देखेंगे आएंगे। तो उसमें लेकिन एक चीज कॉमन होगी कि उसमें इमरान खान जो है फर्क जो प्रीवियस गवर्नमेंट की करप्शन उनके उसमें ये होते थे कि वो जो गवर्नमेंट करने वाले प्राइम मिनिस्टर थे ना वो इन्वॉल्व होते थे, इसमें ये वो इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन क्योंकि सारे वो क्योंकि जो आए हुए हैं लोग वो तो उसी माफिया के हिस्सा हैं, उन्हीं के लोग छोड़े हुए हैं, इधर कुछ पीपल्स पार्टी से आए हुए हैं, कुछ नून से आए हुए हैं, कुछ दूसरी, तो वही लोग सियासत में हैं, तो वो अपनी कार्रवाइयां डाल रहे हैं। लेकिन इमरान खान की जात तक है, जो पहले केसेस में होता था कि जो प्राइम मिनिस्टर उनके पूरे खानदान जो है उसमें हाथ धो रहे होते थे, फिर नीचे तक जाहिर है उसका बेनिफिट जा रहा होता था, बड़ा जो है वो करप्शन का बड़ा केक का बड़ा पीस वो लेता था, उससे छोटा, उससे नीचे छोटा करते करते अवाम तक जो है वो या नीचे के लेवल के लोगों तक कतरे, लेकिन करप्शन में एक पूरा एक निज़ाम था। इमरान खान साहब कम से कम लोग आवाम को पता है, हालांकि कई मुश्किल मामलात भी चल रहे हैं, महंगाई भी हो गई है, लेकिन आम को ये बात कम से कम पता है, जो जिसकी वजह से देखें अभी तक जो होता है ना एक बेचैनी स्ट्रीट पे आवाम आती है, वो सूरत हाल नहीं है। वो कहते हैं चलें यार भाई कम से कम एक बंदा है जो ईमानदार तो है ना, और वो इन लोगों को कम से कम हमें मुश्किल है लेकिन इनको भी टफ टाइम दे रहा है। उन आवाम का तो दिल चाहता है कि इनको मतलब उल्टा लटकाया जाए, और इमरान खान साहब भी वो कोशिश में थे कि वो चाइना का भी मॉडल कहते थे, कभी सऊदी मॉडल, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर वो वही है, ट्राइकाटमी ऑफ पावर का मामला है, अपने अपने इख्तियारात हैं, वज़ीर-ए-आज़म एग्जीक्यूटिव के अपने हैं, जुडिशरी है, वो उसमें फिर आपकी फिर अदारे जिनके अंदर सारे वही करप्ट माफिया के लोग आगे बढ़ते हुए हैं। तो ये एक तो ये बात तो इस हवाले से फिर क्लियर करना कि इसमें लोगों को क्लियर होना चाहिए कि इमरान खान का लोग क्लियर हैं, चाहे ये जो हारून रशीद साहब क्लियर ना हो, लोग आवाम क्लियर है, इसलिए सड़कों पे नहीं आ रही, इसके बावजूद कि बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है। जहां तक गवर्नमेंट की वो रेजिग्नेशन के हवाले से बात की कि बयान देना कि नहीं देना चाहिए था कि इस तरह के मामला, तो उन्होंने क्लियर कहा कि अगर इस चीज़ पर स्टांस लिया कि अगर मैं करप्ट लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहा हूँ, उसके हवाले से अगर मेरी गवर्नमेंट जाती है तो जाए, तो इससे और उनका एक मैं समझता हूँ पॉलिटिकल जो है उनको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है, और आवाम के वो ये मैसेज जा रहा है उनका। और जब से ये दोबारा से लेकर आए हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, और मैंने एक बात की थी कि 6 महीने 3 महीने तकरीबन हो गए, 3 महीने और रह गए, मैंने कहा था कि ये 6 महीने अगर ये गुजार गए तो ये 5 साल भी गुजार लेंगे, अब लगे 3 महीने जो है वो जिसका कभी ये कहते हैं कि अभी चली जाएगी, ये हो गया। मैंने एक और बात की थी कि जो मुक़्तदर हल्के जब चाहेंगे अगर वो लेके जाना चाहेंगे, लेकिन मसला उनके लिए भी है, उनके लिए भी इतनी आसानी नहीं है, हो सकता है उनको भी तकलीफ हो रही हो किन चीज़ों में, लेकिन आसानी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान को हम इक़्तिदार में तो कई चीज़ें मनवा भी सकते हैं, उनको कन्विंस करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन अपोजिशन में चले गए तो फिर क्या पाकिस्तान के मामलात हो गया है, इमरान खान को निकालने से इमरान खान हाथ पे रख के बैठे, वो तो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो प्ले करेंगे। साहब अगर इमरान खान साहब को हटा भी दिया जाता है तो कोई और आ जाएगा, वही पार्टीज आएंगी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, तो क्या वो जो अब मामलात है पाकिस्तान के इतने अरसे से वो आ तो जाएगा लेके आ जाते हैं, लेकिन इमरान खान साहब फिर जब अपोजिशन में होंगे, जो सड़कों पे होंगे, तो वो इस्तेकाम पाकिस्तान में क्या होगा, जिस तरह आपको याद है 4 सीटों का हुआ, फिर धरने और फिर सामने मामला,
इस मरतबा तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें खुल के आएंगी। तो स्टेब्लिशमेंट भी वो इस तरह नहीं है कि वो चाहेगी तो जिस तरह हटाए दे, तो उनको वो भी बड़ी सोच। अब ये इमरान खान साहब के वजह क्या है, कई गलत फैसले भी हो रहे हैं, लेकिन एक चीज जो उनको अभी तक फायदा दे रही है और मदद आ रही है कुदरत की तरफ से, वो उनकी अमानतदारी है। ये सारी उनकी अमानतदारी की वजह है कि ये सारे इतना माफिया होने के बावजूद उनके सारे उनके अपने वजीर उनको, अगर आप उनकी प्राइवेट महफिलों में देखें तो गालियां दे रहे होते हैं, उनको बुरा भला कह रहे होते हैं कि भाई ना खुद खाता है ना हमें खाने दे रहा है। उनकी मकसद यही होता है। जहां तक GDP के हवाले से बात की 4% बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर हुई, काफी ज्यादा बेहतर हुई। लोग 1.5 से 1 के करीब कह रहे थे, कोरोना भी था। तो और अगर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि गवर्नमेंट के अंदर जो जितने भी उनके मैं समझता हूँ कि जो वज़रा हैं या उनके स्पोक्स पर्सन है, उनको ये बात बतानी चाहिए, अवाम को समझाना चाहिए कि जो 5% GDP थी 2018 में, जो कोरोना भी नहीं था, जो वो GDP वो ट्रेड बेस्ड GDP थी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी। उसकी मिसाल में दूं कि उस वक्त आपका जो डेफिसिट था, जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, वो $20 बिलियन था। अब अगर आप सोचें $20 बिलियन उधार करके आप 5% GDP ले रहे हैं, ये अच्छा है कि 1 बिलियन सरप्लस ओके कोविड के होने के बावजूद 4% आप GDP तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी को समझाने की बातें हैं ना। तो ये घर में मिसाल के तौर पर अगर आप एक बंदा 20 एक घर है, घर को चलाने की बात कर रहा हूँ, वो 20 लाख जो है वो कर्जा लेकर जो है वो अपने घर को चला रहा है, उसके मामलात चला रहा है, बड़े अच्छे तरीके से उनका लिविंग जो स्टैंडर्ड है बढ़ रहा है, तो वो ज्यादा अच्छा है कि एक बंदा जो है उसका स्टैंडर्ड तकरीबन 1% उससे कम है लिविंग स्टैंडर्ड, लेकिन वो 20 लाख कर्जा नहीं ले रहा, वो 1 लाख बचा रहा है, घर में लेकर आ रहा है, वो बचत हो रही है, सेविंग हो रही है। तो कौन सा ज्यादा बेहतर है, आप बताएं कौन सी चॉइस बेहतर है? तो और जिसने पहले वो घर चला रहा था, वो पहले जो नया है वो कर्जे भी वापस कर रहा है जो उसने ले रहा है। तो अदरवाइज जैसे ही वो खत्म होंगे तो फिर ये GDP आप देखेंगे 7, 8, 9 तक जाएगी। जिस तरह की अब वो पॉलिसी बना रहे हैं और जिस तरह ये कह रहे हैं कि वो अब इन्होंने बता दिया कि भाई आप बजट बनाएं इस तरह का अगले 2 सालों में। बेसिकली जो पहले जो बजट था वो उन्होंने आप जो इकोनॉमिक्स को समझते हैं उसके अंदर एक डिफरेंट थ्योरीज हैं, या आप जैसा केनेजियम थ्योरी है, इन्वेस्टमेंट है या मल्टीप्लायर है, उसमें ये होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट डालते हैं ना 1% तो उसकी ग्रोथ आपकी 5%, अगर 1 रुपया डाल रहे हैं तो 5 रुपए की ग्रोथ होती है आपकी इकोनॉमी। अगर निकाले तो पहले चूंकि वो बहुत ज्यादा आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा थे तो आपकी इकोनॉमी थोड़ी सी आपको कंट्रोल करने के जो आपका बजट फिस्कल डेफिसिट था वो बहुत ज्यादा था, उसको कंट्रोल करने से तो थोड़ी सी आपकी इकोनॉमी श्रिंक हुई, 5% से 4% पे आई उसका। लेकिन अब चूंकि आपके वो हालात वो खत्म हो गए हैं, वो कर्जे वाले, अब 1 बिलियन डॉलर के सरप्लस है, तो अब वो आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो $1 बिलियन जो है जब इन्वेस्ट होगा तो इकोनॉमी को $5 बिलियन ग्रो करेगा। तो ये अब आपका जो पॉजिटिव मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट वो चला जाएगा, वो उसका चलना शुरू हो जाएगा। तो जब वो यही कंटिन्यूटी रहेगी तो मैं समझता हूँ कि अगले साल 5, उससे अगले साल 7 और उससे अगले साल 9 तक जाएगी। अब जब पैसा जिस वक्त इकोनॉमी से निकल रहा होता है, श्रिंक कर रही होती है इकोनॉमी, तो फिर आपकी इकोनॉमी GDP भी कम हो रही थी। जब पैसा आ रहा होता है, लग रहा होता है, तो GDP भी 5 टाइम ग्रो हो रही होती है। तो इसके हवाले से मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक बात इन्होंने की कि रियल तौर पर ये इन्होंने अचीव किया और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसको मैं समझता हूँ कि प्रॉपरली गवर्नमेंट के अपने जितने भी नुमाइंदे हैं या वज़रा हैं या स्पोक्स पर्सन है प्रॉपरली आवाम को नहीं कर सके। लेकिन उसकी उनकी जो अपोजिशन है उसकी बात पर वजन भी लोग आवाम इसलिए समझ रहे होते हैं, हालांकि आदाद शुमार तो ये सारा आप स्टेटिस्टिकल डेटा है, सारा दुनिया अगर कोई हो आई में चैलेंज करे ना कि ये बात गलत कर रहे हैं तो ये तो बात नहीं, लेकिन चूंकि उसका फायदा अवाम को उस सूरत पे अभी तक वो नहीं पहुंचा सकी क्योंकि कई चीजें जो हैं वो बड़े जेबों पे ही चलेगी, नीचे नहीं चलेगी। जो महंगाई को कंट्रोल नहीं की, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो गुड गवर्नेंस के जरिए हो सकती थी, जिसकी वजह से वो इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं कि वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जहां तक शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बात है तो मैं समझता हूँ शाह महमूद कुरैशी को जो ऑफर की थी जहांगीर, तो शाह महमूद कुरैशी को जो लोग जानते हैं करीबी, तो मेरा भी उनसे काफी करीबी मैं उनको देखा है, उनसे जानता भी हूँ, तो जिस तरह का उनका मिजाज है तो वो कभी भी इस तरह का डिसीजन नहीं लेंगे कि जो उनकी जो स्टेटस है अभी
जो इस PTI के अंदर वो फिर वो दूसरे जे की टे हो जाएं, जिस तरह की जहांगीर तरीन खान ने अगर उनको ऑफर किया कि आप आ जाएं, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, तो उस तरह की नहीं। वो सियासत को मैं समझता हूँ कि जहांगीर खान तरीन बेहतर बिजनेसमैन ज़रूर होंगे, लेकिन सियासत के हवाले से अगर देखा जाए तो शाह महमूद कुरैशी जो हैं काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, तो वो इस तरह के किसी भी दाने में मेरे ख्याल से वो यकीनी तौर पर वो नहीं आएंगे। ठीक है अवैस खान साहब, ब्रेक की तरफ चलेंगे। नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे और एक और सवाल मैं अवैस खान साहब से ज़रूर पूछूंगी कि अवैस खान साहब को क्या लगता है कि जहांगीर तरीन और PTI गवर्नमेंट जो है इनकी कुछ मुफाहमत हो जाएगी, या जहांगीर तरीन साहब थ्रेट हैं PTI गवर्नमेंट के लिए? और साथ ही साथ जो न्यू ग्रुप सामने आया उससे मुताल्लिक भी आपको अपडेट करेंगे, तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वी विल बी राइट बैक। Take your productivity to the next level with iSmarty. Monitor your employees from anywhere, anytime. You can manage multiple projects, set milestones and tasks. Time tracking of your employees for greater productivity. Directly communicate with your employees via video call, audio call, and messaging. And its budget tracking feature allows you to allocate and track budget for each project. iSmarty enables you to keep an eye on each and everything you need to know about your projects. Please visit us www.ismarty.com. Email us at info@ismarty.com. Take your productivity to the next level with iSmarty. Financials Unlimited, Pakistan's first artificial intelligence-based fintech solution provider. We believe empowering the world by developing and supporting great web development tools and services, creating technologically advanced system in order to help businesses grow faster. Expertise, fintech solutions, big data processing, AI-based applications. Fintech solutions. Fintech is innovation and we are dedicated to build technology-driven automated solutions with secure database and robust system. Big data solutions or highly accurate and custom. वेलकम बैक नाज़रीन, अपने प्रोग्राम टुडे विद अवैस खान में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कुछ जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है, ग्रुप जो सामने आया, उसके अलावा जो गवर्नमेंट के बारे में बातें की जा रही हैं, हारून रशीद साहब की बातें कुछ आपके सामने रखी। अब नाज़रीन जो मज़ीद टॉपिक्स हैं वो आपको बताती चलती हूँ कि एक और ग्रुप सामने आया है। तरीन ग्रुप के बाद PTI का एक और ग्रुप सामने आया है। MPA हैं पंजाब के मलिक गज़नफ़र अब्बास चीना। इन्होंने 15 से ज़ायद अरकान ने पंजाब असम्बली को दिया और इन्होंने कहा है कि वज़ीर पंजाब को लेकर हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और जल्द हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखेंगे। इस टॉपिक को अवैस खान साहब के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हसन निसार साहब हैं, बहुत ही मारूफ शख्सियत हैं हमारी पाकिस्तान की। उन्होंने बात की है, जैसे कि अवैस खान साहब हमेशा से बात करते आए हैं कि जब भी जो क़ुव्वतें हैं, जो इक़्तिदार संभाले हुए बैठी हैं क़ुव्वतें, जब वो चाहेंगी तो वज़ीर-ए-आज़म जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे नवाज़ शरीफ, जो कि अब बाहर हैं बीमारी के बायस, वो वापस आ जाएंगे। उन्होंने ये बात की। अवैस खान साहब इससे मुताल्लिक़ बात करेंगे। उसके अलावा नाज़रीन एक बहुत ही अहम कोर कमांडर मीटिंग हुई है, उसमें जो बात की गई है वो ये है कि हमने सिर्फ अभी फ़िज़ाई और ज़मीनी हदूद दी है अमेरिका को मदद पहुंचाने के लिए अफ़गानिस्तान में, लेकिन किसी सूरत हम पाकिस्तान में से कोई भी मिलिट्री बेस अमेरिका को नहीं देंगे। और जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान में अड्डों की ख़बर को बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में मैं बेबुनियाद कहता हूँ। तो वैसा साहब इन तमाम टॉपिक्स को इकट्ठा कवर कीजिएगा और फिर ज़ारा पे बात करेंगे और फिर वाइंड अप करेंगे। लेकिन जहाँ तक नए ग्रुप की बात आए तो उन्होंने कल के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हुए, तो हमेशा जब भी हुकूमतें होती हैं तो उसके वाले से जिन लोगों के मसले मसाइल नहीं होते, जहांगीर तरीन के ग्रुप का तौर था ना कि उन्होंने अपने लोग शुरू से कि उनको पता था डे वन से कि इतने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट में आएंगे तो फ़ायदा उठाएंगे। और अगर इमरान खान जब वो पकड़ेंगे, अगर खुदा न खासा पकड़े जाते हैं या पकड़ में आते हैं, तो फिर हम आर्म ट्विस्टिंग के लिए वो बंदे उन्होंने रखे हुए थे, वो कर भी दिए, लेकिन इमरान खान ने उसको अभी फ़िलहाल
उसको एक्सेप्ट नहीं ठीक किया। है, वैसे सब कोई मुफाहमत हो जाएगी इन दोनों के दरमियान, जहांगीर तरीन ग्रुप और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, या फिर थ्रेट है अभी तक जहांगीर तरीन साहब की? देखिए, जहाँ तक जो उनका बुनियादी जो स्टांस है एंटी करप्शन के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, अगर उस पर कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो फिर तो इमरान खान की आप समझे सियासत ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो जो लीडरशिप जो उनका स्टांस लाया तो वो तो मुझे उस बेस पर नहीं होता। हाँ, जो जिस तरह उन्होंने कहा इंसाफ होगा अगर कोई ज्यादती कर रहा है उनको, क्योंकि इमरान खान साहब तो वज़ीर-ए-आज़म है ना, हर चीज़ को डिटेल अंदर क्या हो रहा है कि कोई मतलब कोई मुखालिफ ग्रुप पीटीआई के अंदर भी हैं जो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, तो उसको मेक श्योर करना, तो उन्होंने न्यूट्रल एक बंदा लाया जो दोनों को एक्सेप्ट हो, जफर हो, तो वो तहकीक करके रिपोर्ट देंगे तो पता चल जाएगा। तो उन्होंने मेक श्योर किया, उन्होंने कहा इंसाफ को मेक श्योर करूंगा, लेकिन अगर कोई उसमें आता है फंसता है तो मेरी तरफ से वो तो क्लियर है। इमरान खान को कोई जानता है, चाहे वो क्रिकेट खेल रहे थे, चाहे शौकत खानम के हवाले से जब उनके वालिद साहब के ऊपर आया तो उनको उन्होंने कहा कि ठीक है अब, लेकिन आपसे अब नहीं चल सकता उमर ज़्यादा को। तो माजिद खान को अगर याद है तो उनकी एक आप पास्ट को देखें, उनकी एक पर्सनैलिटी है, तो उस हवाले से जो भी लोग हैं तो वो क्लियर, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, तो वो इस पर्टिकुलर जो उनका स्टांस है उस पर वो मुफाहमत नहीं करेंगे। हाँ, अगर उनको कन्विंस कर दिया गया कि कुछ लोग पीटीआई के अंदर ही कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिसमें जिस तरह डॉक्टर शहजाद और दूसरों को कहा गया कि वो मुखालत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, अगर इन पर है तो न्यूट्रल जो बंदा है वो ले आते हैं जिस पर, तो वो ले आए। अब वो जो रिपोर्ट आएगी, अगर उस रिपोर्ट में आ गया और कानूनी तौर पर साबित हुआ कि उनको जुर्म किया, तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान उनको बचाएंगे, उनकी ये नेचर ही नहीं है। अगर अब जो भी अभी तक हो रहा है, वरना तो वो शुरू से ना ये उठाती ही ना, डे वन से जो जहांगीर तरीन है उसको बचा देते, मतलब ये मसला आती ही ना, ये पहली मरतबा तो नहीं हुई शुगर की प्राइसेस, पहले कभी इस तरह हुआ है, इतना मामला हुए हैं। ये तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी हुई, 150 तक चली गई थी, नून लीग में भी हुई, अभी तो 150 तक तो नहीं गई, फिर भी तो उधर अभी तक कोई इस तरह ना। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये मामला को सीरियस लिया, फिर इसी तरह आटे के वाले से भी लिया, दवाइयों के वाले से भी लिया, तो कम से कम वो इतना मैसेज जा रहा है कि इमरान, ये मैसेज सबको पता है कि कम से कम अगर कोई शिकंजे में आता है किसी भी जगह, अब वो जो वो लोग फंसते हैं वो खुद ही जिन अदारे पकड़ते हैं उन्हीं के साथ डील करते हैं, हर जगह बिकने वाले लोग हैं, पैसे के साथ चलते हैं, तो वो उसका इमरान खान क्या करे? आया इमरान खान आईबी का भी चेयरमैन बन के इन्वेस्टिगेशन अफसर भी वो बन जाए, तो ये पूरा निज़ाम है ऐसा है। तो अब वो सारा चूंकि इमरान खान उससे उनको सारा पता है सारा, तो वो जो हुकूमत में भी रहे हुए हैं ना, खुश नहीं है वो इससे, वो इस वजह से है कि इसको एक्सपोज भी, जैसा मैंने कहा है कि इसको एक्सपोज किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और जिस हद तक ज़ाहिर इमरान खान होंगे तो जो जिस पहले खुल की करप्शन होती थी हर लिहाज से, वो तो कम से कम लोग डरते तो हैं कि हमारा नाम आ जाएगा, वो है, हालांकि होता तो वही है, होता कुछ नहीं है थोड़ा सा, लेकिन झिझक रहती है उस हिसाब से, खुल की वो खुली छूट जैसे पिछली हुकूमत में होती है वो नहीं है। लेकिन एक बंदा, एक मददगार जहां पर सारा निज़ाम ही चोरों के ऊपर 99% हो, तो वो क्या कर सकता है? वो सिर्फ यही कर सकता है कि जितना हद तक वो कोशिश करे कि एक्सपोज करे आम आवाम तक, ताकि फिर इसको तब्दीली के हवाले से जो है पूरी एक, तो इसलिए जब इमरान खान जाएगा भी तो वो नहीं कि वो एक नए बलबले, एक नए जज्बे से एक सियासत में कदम रखेंगे, ताकि इस पूरे निज़ाम को लपेट कर एक नया निज़ाम लाया जा सके जिसके अंदर ये तमाम माफिया जो है इनका कोई रोल ना हो। जिस रूल ऑफ लॉ फॉर जस्टिस की बात करते हैं, वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं कि उसमें बड़ा छोटी की बात ना हो, तो वो मेक श्योर करना चाहेंगे, उनकी ख्वाहिश है। तो जहाँ तक ये हसन निसार की बात है, वो तो मैं हमेशा कहता था कि ये जो बातें सियासी बातें, इनको मैं इतनी इंपॉर्टेंस देता भी नहीं हूँ कि जब मुख्तदर हल्के चाहेंगे, पीडीएम, आपको याद है कि पीडीएम बन गई, जहांगीर तरीन ग्रुप, ये तो इनकी इंपॉर्टेंस मैंने कभी भी नहीं दी। ये सिर्फ टूल बनाए जाते हैं, बाजू का लोग अपने मुफादात के लिए, या बाज़ औक़ात जो है मुक़्तदर हल्के अपनी आर्म ट्विस्टिंग के लिए कि भाई अगर बंदा हमारी प्रॉपरली टो नहीं कर रहा तो उसको थोड़ा सा, लेकिन इमरान खान बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म की पर्सनैलिटी है, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो 100% वो हर बार जो वो पहले दूसरों में नवाज शरीफ और जरदारी जैसे को लोगों को लाया भी इसलिए जाता है कि उनकी इतनी कमज़ोरियाँ होती हैं कि उनको फिर बड़ी आसानी से आर्म ट्विस्टिंग। तो इमरान खान चूँकि वो सारी दुनिया उनके मुखालिफ भी पोलिटिकली, वो जो मुखालिफ हैं वो भी उनको फाइनेंशियली करप्ट तो कोई भी नहीं कहता, जैसे जहाँ 10% हुआ इमरान खान जो जरदारी के खिलाफ, उनके बेनज़ीर की हुकूमत के खिलाफ, जरदारी तो ऐसे मतलब करप्शन के उस, ये पूरी पाकिस्तान में एक आम तासर है कि जब भी पीटीआई जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती है बहुत ज़्यादा करप्शन होती है, जब नून लीग की गवर्नमेंट होती है उधर भी बहुत ज़्यादा करप्शन होती है, लेकिन वो नून लीग वाले ज़रा टेक्निकल तरीके से करप्शन करते हैं, वो कुछ मतलब अगर वो कहते हैं खाते हैं तो लगाते भी हैं, दूसरी तरफ बस सारे ही खा ही जाते हैं और फिर डकार भी नहीं मारते, ये थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर
था, जिसकी वजह से जो है पीपल्स पार्टी पंजाब से बिल्कुल आउट होगी और बाकी अब सिर्फ सिंध की दही तक पहुंच गई। अब जो जहाँ तक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से वो तो हमेशा उस पर भी हमने हमेशा बात की कि पाकिस्तान चाहते हुए भी, वो बात मैंने कहा है ना कि डॉलर्स तो है ना, उसमें ताकत तो है, डॉलर की ताकत तो है, आपको पता है सारी दुनिया में सारे, खासकर एक बात याद हो, अगर अमेरिकन सेनेटर थे उन्होंने बात की थी कि एमएल कांसी के हवाले से, जब नवाज शरीफ ने जब हवाले किया था अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के हवाले किया था, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी कौम को उन्होंने फिर एक किस्म की गाली दी थी कि ये कैसी कौम है कि ये पैसे की खातिर अपनी माँ को भी बेचने के लिए तैयार होते हैं। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ तो है जज्बात, लेकिन हालात वही जो खत्ते के हालात, जो दुनिया के हालात जो बन गए, चेंज हो गए चाइना के हवाले से, तो पाकिस्तान चाहते हुए भी वो नहीं कर सकता। ये जहाँ तक ये जो उन्होंने स्पेस दी है या रिटर्न करने के लिए, उनको महफूज रखने की, ये तो उनकी ड्यूटी भी बनती थी, जिस पर बात की है कि एक तस्वीर हो गया और निकल रहे हैं, तो ये एक अखलाकी तौर पर भी जवाज़ नहीं होता जब आप एक मुआहदा कर लेते हैं। इस्लाम के अंदर भी हालांकि अगर आप शुरू का जो कुफार के साथ मुआहदा हुआ था उसमें मुसलमानों के बज़ाहिर बहुत मुखालिफ शिकें भी डाली गई थी जब वो, लेकिन वो जब एक्सेप्ट की तो हुआ। यानी एक शिक ये भी थी कि अगर मक्का से कोई मदीना मुसलमान होके आ जाता है तो उनके ये जो मदीना में मुसलमान है वो वापस करेंगे उसको जो मक्का से आया है, लेकिन अगर इधर से कोई चला जाता है तो वो नहीं करेंगे। इस तरह की शिकें भी थी, लेकिन वो जब एक्सेप्ट हुई उसके ऊपर क्योंकि वो नबी थे, उनको अल्लाह ताला की तरफ से सारा आप समझे गाइडेंस थी, सारा उस हिसाब से चले, तो फिर उसके रिजल्ट भी आया। एक टाइम आया फिर वो फतह मक्का किस तरह, और फिर जिस तरह पूरी वो हिस्ट्री है सारी दुनिया जानती है कि जिस तरीके से पहला, तो ये चीज़ जो है जिस तरह कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी वही बात है कि मजबूरी है पाकिस्तान की, वो चाहते हुए भी नहीं चाह सकते। वो सिर्फ पाकिस्तान ही की नहीं, इंडिया की भी है, तो क्योंकि इंडिया को पता है कि अगर देते हैं तो उधर खड़ा हुआ है, उसने तैयारी की हुई है, तो अंदर से भी और बाहर से भी, और बहुत तेज़ी से फिर इंडिया जो है उसके ऊपर प्रेशर आएगा, इसलिए इंडिया भी मजबूर है, वो नहीं देगा। यही वजह है कि मैंने हमेशा ये बात की है कि इसके बाद अमेरिका के इसके जाने के बाद ये सिर्फ इस खत्ते से ही नहीं जाएगा, ये मिडिल ईस्ट भी जाएगा, फिर ये अफ्रीका से भी जाएगा, और फिर ये इसका इम्पैक्ट जो है आप नॉर्थ और साउथ अमेरिका पे भी आएगा। तो पूरा ओवरऑल जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जियो स्ट्रेटेजी है डिफरेंट कंट्रीज़ की, वो चेंज होगी। और वजह वही है जो जियो इकनॉमिक्स में, वो मैं मिसाल देता हूँ तो ये लॉ ऑफ नेचर है कि जिसके वो होते हैं ना, वो हमारे इनको में एक मिसाल है कि जिससे कार दाने उससे कमले भी सियाने, तो सारी फिर वो एक जो फाइनेंशियल पावर या ताकत आती है ना इकनॉमी, तो वो ऑटोमेटिकली अब घर में भी देखें जो 4-5 भाई होते हैं उनमें से अगर अच्छा जो तो माँ बाप ज़्यादा उसके साथ डिफरेंट सलूक ज़्यादा बेहतर हो जाए। इसी तरह मोहल्ले में, गांव में, शहर में बढ़ते जाएं मुल्कों को लेवल पर, तो ये है। तो लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक जो चाइना इस वक्त इकोनॉमिक पावर बन चुकी है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरे चीज़ों पे भी आएगा। इकोनॉमिकली पावर के वो मिलिट्री पावर भी बनेगी, और भी जो उसके असर रसूख बढ़ेगा, जिस तरह के अमेरिका का एक टाइम पे था। तो अमेरिका ने तो एक समझे कि अनजस्ट पावर हुई थी जो पेट्रो डॉलर की वजह से, जिसकी वजह से उन्होंने वो हासिल किया। चाइना ने जेन्युइन मेहनत करके ये स्टेटस अचीव किया, और उस दौरान किया जब अमेरिका अफगानिस्तान और दूसरी जगह पर मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा था जंग, और वो उस वक्त जो है अपनी इकॉनमी को और मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। तो जाहिर है अब उसका फल मिलेगा। अमेरिका चाहे जिस तरह भी हाथ पैर मारे, जिस तरह भी साजिशें करे, अब नाकामी या जिल्लत उनके माथे पर है। और जो फ्यूचर की जो इमर्जिंग पावर है वो चाइना है। वो ये नहीं है कि मैं चाहूँ, मेरी ख्वाहिश हो सकता है ये भी, मेरी ख्वाहिश शायद ये भी हो कि वो ना बने, अमेरिका ही रहे कई चीज़ों के हवाले से, लेकिन मेरे चाहते हुए भी ये, चूँकि वो ये जो हालात ऐसे बन गए हैं कि मैं ना चाहते हुए वो चाइना ने वो बनना है। ये हमें सच की बात करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि सूरज को उंगली के पीछे आप छुपा नहीं सकते, सूरज वो सामने सारी दुनिया को नजर आता है। तो ये तो पॉसिबल नहीं था। हाँ, जहाँ तक उनको उनकी सेफ्टी के वाले से कॉरिडोर दिया है, एयर कॉरिडोर दिया है, नीचे से अगर उनको इशू आता है तो उस हवाले से तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का अखलाकी जवाज़ था। अगर उसको इस इंफॉर्मेशन को या जो सहूलत दी है पाकिस्तान ने, इसको लोगों ने नेगेटिवली, अपोजिशन ने पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ करने की कोशिश की है, तो वो मैं समझता हूँ कि मुँह के बल गिरेंगे। झूठ ही होता है, उसके साथ पाँव नहीं होता है। और जहाँ तक अब सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक जो हमारा क्राइटेरियन टीवी नेटवर्क का मिशन बन चुका है, असूल सूबा हज़ारा, उसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। रोज़ हमेशा की तरह कि हज़ारा के अवाम से मेरी गुजारिश है कि आपको आपके अपने जो हज़ारा के हकूक़ हैं उसके हवाले से पता होना चाहिए। आपके जो नौकरियों के हवाले से जो मसले मसाइल हैं, जो आपके फंड्स
कि डेवलपमेंट फंड्स के हवाले से जो तरक्कियाँ नहीं होती आपके इलाके, जो आपके गलियाँ नाले सड़कें जो होती हैं, जो ज़रूरत की जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं डेवलप हो रहा होता उस तरीके से जिस तरह और इलाकों में हो रहा होता है, आपके फंड्स किसी और जगह लग जाते हैं, या आपकी जब कहीं किसी डिपार्टमेंट के साथ हाईएस्ट लेवल पर इंटरेक्ट करना होता है तो आपको दूर ट्रैवल करना पड़ता है, उधर फिर ज़बान के भी आपको बोलने में प्रॉब्लम आते हैं, उनके अखलाकी प्रॉब्लम मतलब उनकी बाज़ का ट्रीटमेंट बिहेवियर का भी फ़र्क आ जाता है। तो वो अगर चीज़ें सारी आप चाहते हैं कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, आप इन चीज़ों से आज़ाद होना चाहते हैं, अपने हकूक़ अपने हज़ारा के अंदर सारे लेना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए अपनी खातर, ताकि उनको अच्छा खुराक भी मिले, पानी भी साफ मिले, सेहत भी मिले, सड़कों में भी मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिले, हर वो सहूलत जो और उनकी रिसोर्स पर अपना अख्तियार हो, वो डिसीजन लेके वो लगा सके अपने इस खिते में, हज़ारा के खिते में। तो वो उनको चाहिए कि जो भी आवाज़ उठा रहा है, और वो क्राइटेरियन टीवी नेटवर्क ही पूरे पाकिस्तान में एक चैनल रह गया वेब बेस और यूट्यूब सोशल मीडिया बेस, जो हमेशा अपने हर प्रोग्राम में, चाहे वो TM ऑनलाइन हो, टुडे विद अवैस खान हो, या हस्ता खेरदा हज़ारा हो, जो भी प्रोग्राम हो, चाहे रमज़ान के दौरान फजीलत रमज़ान का प्रोग्राम था, उन सब में हज़ारा के काज के हवाले से तो मैं अपने हज़ारा की आवाम से, जो हज़ारा में रहने वाले लोग हैं पाकिस्तान के, उनसे मेरी गुजारिश है, चाहे वो कराची में है, पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, हज़ारा में रहने वाले हैं, तो कम अज़ कम, और अगर वो काम कुछ नहीं कर सकते, जो आवाज़ उठा रहे हैं उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें, ताकि पूरे जो हज़ारा के अवाम का एक मिशन बन जाए, और फिर वो यकजा होकर जब बात करेंगे तो मुक़्तदर के मजबूर होंगे उनका राइट देने में। तो आपसे गुजारिश है कि आप हज़ारा के काज को प्रमोट करने के लिए क्राइटेरियन टीवी नेटवर्क के हाथ में हाथ डालें, और वो कैसे आपने मजबूत करना है, आपने क्राइटेरियन टीवी नेटवर्क के यूट्यूब के चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और उसके तमाम प्रोग्राम्स को शेयर करना है अपने रिश्तेदारों, भाइयों, दोस्तों में, ताकि हर घर घर जो है ये हज़ारा के हकूक़ का मैसेज जो पहुँचे, बच्चे के बच्चे पर जो है एक ही नारा हो कि मिसाक हज़ारा, एक ही नारा सूबा हज़ारा का नारा हो, ताकि जब ये सारा हज़ारा के अवाम के मुंह पर ये जब नारा होगा तो फिर ज़ाहिर है जो है रियासत माँ जैसी होती है, और माँ भी जब बच्चा रोता है तो दूध पिलाती है, तो ज़ाहिर है वो भी मजबूर हो जाएगी हज़ारा की आवाम को उनको सूबा दिलाने में, ताकि वो अपने वसाइल को अपने ऊपर लगा सके। बिल्कुल ठीक है नाजरीन, ये था हमारा आज का 26 मई 2021 का प्रोग्राम, जो हमने आपकी खिदमत में लाइव पेश किया, और कोशिश की कि तमाम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकें, एक डिटेल में एनालिसिस आप तक पहुँचा सके, हक़ाइक़ आप तक पहुँचा सके, और क्राइटेरियन टेलीविज़न नेटवर्क जो आप तक हक़ और सच की बात बताने की है, पहुंचाने की है, आपको हर बात को डिफ्रेंशिएट करके बताने की हम ये ज़िम्मेदारी पूरी करते रहेंगे, और आपको हमेशा हक़ाइक़ बताएंगे, सच बताएंगे, और एनालिसिस भी हर एक ख़बर पर आप तक पहुंचाएंगे। आपने क्या करना है कि हमारे प्रोग्राम का फ़ीडबैक ज़रूर देना है। आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, हमें स्ट्रेंथन करता है। हमारे फ़ीडबैक प्रोग्राम का फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपके माइंड में आता है हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें, उससे मुतल्लिक़ हक़ाइक़ आप तक पहुँचाएँ, एनालिसिस अवैस खान साहब से आप तक पहुँचाएँ। कोई भी ऐसा सवाल आपके जहन में आता है, जो सिचुएशन चल रही है, सर्कमस्टांसेस हैं पाकिस्तान की, इंटरनल पॉलिटिक्स के, आउटसाइड द पाकिस्तान इंटरनेशनल जो इशूज़ चल रहे हैं उनसे मुतालिक, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में प्लेस किया करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके उन तमाम टॉपिक्स को, क्वेश्चंस को प्रोग्राम में शामिल कर सके। इसी के साथ साथ आप जो हमारा मिशन है क्राइटेरियन टेलीविज़न नेटवर्क का, सूबा हज़ारा के हसूल का, जो हज़ारा की अवाम है उनके जायज़ हक़ हासिल करने का, उन हमारे साथ ज़रूर दीजिए। और आप अगर अपने वीडियो पैगामात भी हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे क्राइटेरियन टेलीविज़न नेटवर्क के फ़ेसबुक के पेज में, पेज पर इनबॉक्स में जाकर आप हमें ज़रूर बता सकते हैं कि आप क्यों चाहते हैं कि आप हज़ारा के हसूल, आप हज़ारा का हसूल चाहते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं और जल्द आपके लिए, आपके सामने कुछ प्रोग्राम्स भी लेकर आएंगे जिनमें हम हर एक उस इशू को हाईलाइट करेंगे जिसकी वजह से हमारे जो हक हैं उन पर कब्ज़ा किया गया, हमें फ़ंड्स नहीं मिले, हमारा रोड नहीं बना, हमारे जो जॉब्स हैं वो हमें यहाँ पर नहीं मिलते, और बहुत से ऐसे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हमारे मसाइल हैं जिनके हल के लिए कुछ नहीं किया जाता। हमने ये आवाज़ उठाई है, क्राइटेरियन टेलीविज़न नेटवर्क ने, आपने हमारे साथ ज़रूर देना है। क्राइटेरियन टेलीविज़न नेटवर्क के यूट्यूब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और हमारे तमाम प्रोग्राम्स को शेयर भी करना है, और फेसबुक के पेज को भी लाइक करना ना भूलिएगा। कल इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में लाइव हाज़िर होंगे, लेटेस्ट न्यूज़ को लेकर आएंगे, बर्निंग इश्यूज़ को लेकर आएंगे, हक़ाइक़ आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जाते जाते फिर से एक नारा लगाएं कि मिसाक हज़ारा, एक ही नारा, सूबा हज़ारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफ़िज़। जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।